आपका श्री शक्ति क्लास सेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे विभवमापी का अनुप्रयोग के अंदर है वो अज्ञात हमारे पास में कोई एक अल्प प्रतिरोध होगा, उस अज्ञात अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो पिछले जो हमारे वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना और साथ में हमारे पास में एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते थे। ठीक है, उसके लिए हमने फॉर्मूले और डायग्राम है वो समझ लिया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। अब अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी जरूरी है, तो उसको हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम विभवमापी है, विभवमापी के अंदर हम क्या करते हैं, विभवमापी के अंदर हमारा जो प्राथमिक परिपथ होता है उसके अंदर हमारे पास में एक बैटरी होती है, ठीक है, एक तार होता है और एक रियोस्टेट होता है। तो यहाँ पर विभवमापी के अंदर जो ये जो तार हो गया, तार का भी कुछ ना कुछ एक्चुअल में क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना। यहाँ पर कोई भी तार ऐसा नहीं है ना जिसका प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध तो होता है। तो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले किए थे वहां पर हमने प्रतिरोध को काउंट नहीं किया था तार के। तो अगर हमारे तार का प्रतिरोध दे दिया जाए या फिर हमारे को, क्योंकि रियोस्टेट है तो वो क्या है, धारा नियंत्रक है, तो धारा नियंत्रक में भी क्या होगा, प्रतिरोध तो हो गया होगा ना। तो धारा नियंत्रक का अगर प्रतिरोध दे दिया जाए तो फिर हम किस प्रकार से वो मतलब जो विभव प्रवणता है उसको हमें निकालेंगे, क्योंकि विभव प्रवणता ही हमारी मेन बात है। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ बना रहा हूं अभी मैं कर रहा हूं कि भाई आपको अगर तार का प्रतिरोध दे दीजिए तब फिर आप क्या करोगे, विभव प्रवणता किस प्रकार से निकलोगे। तो ये मान लो आपकी बैटरी है, ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल है Ep, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, ये कुंजी लगा दी, यहाँ पर हमने एक लगा दिया रियोस्टेट। क्या लगा दिया, रियोस्टेट। रियोस्टेट का जो प्रतिरोध है, रियोस्टेट का जो प्रतिरोध है वो मान लो आपके पास में है आरडीएस। कितना है, आरडीएस। जो आपके नोट्स है उसके अंदर कुछ अलग हो सकता है, यहाँ पर आर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको समझना है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखो ये एक हमारा तार हो गया ए और बी, और मान लेते हैं इस तार का जो प्रतिरोध है वो है आपका कितना, आर है, ठीक है। तो हमारे पास और यहाँ पर एक इस मतलब जो बैटरी लगी इसका भी आंतरिक प्रतिरोध है वो मान लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। फिर से यहाँ पर कुंजी लगा देता हूँ, इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। अब हमारे को क्या करना है, ए और बी के मध्य विभव प्रवणता निकालनी। अब विभव प्रवणता कैसे निकालते हैं कि भाई जो आपके एकांक लंबाई में विभव का पतन, अब तो यहाँ पर विभव का पतन बहुत हो जाएगा, इसकी वजह से विभव का पतन हो जाएगा, इसकी वजह से विभव का पतन हो जाएगा, तो इसकी वजह से विभव का पतन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा ऐसे नहीं ले सकते हैं, मान लेते हैं इस तार की लंबाई अगर कैपिटल एल है या स्मॉल एल मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधा नहीं ले सकते कि भाई एल लंबाई विभव का पतन कितना हो गया, Ep हो गया, ऐसा हमें नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस बार हमारे को विभव का पतन किसमें देखना था, ए और बी के मध्य देखना होता है ना, इनसे हमारे को मतलब नहीं है। ए और बी के मध्य कितना विभव का पतन हुआ है वो हमारे को देखना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए और बी के मध्य कितना विभव का पतन हुआ है वही हमारे को देखना होता है, ठीक है। तो अब देखो, चलो आपके बुक के अंदर वैसा कर लेते हैं, यहाँ पर मतलब नोट्स के अंदर लिखवा रखा है वैसे। यहाँ पर इसका प्रतिरोध आर बना हुआ है, इसका आरडीएस बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या करना है, विभव प्रवणता निकालनी है। तो विभव प्रवणता क्या होती है आपकी, फाई बराबर क्या होता है आपका, फाई बराबर होता है आपका Ep अपॉन एल, ये होता है, ठीक है। Ep अपॉन एल होता है। Ep क्या है, हमें यहाँ पर इसको कैसे निकालते हैं भाई, एल लंबाई में विभव का पतन, यही तो होता है भाई। फाई का मतलब क्या है, एकांक लंबाई में विभव का पतन, और अगर ये एल को भेज देंगे तो हम क्या बोलेंगे, एल लंबाई विभव का पतन। तो एल लंबाई में अभी विभव का पतन कितना हो रहा है, क्या Ep हो रहा है, नहीं Ep नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रतिरोध यहाँ पर भी आ गया, कुछ प्रतिरोध यहाँ पर आ गया, तो कुछ प्रतिरोध ने इन दोनों प्रतिरोधों ने Ep को क्या कर लिया, कुछ ना कुछ कम कर दिया। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो Ep नहीं हुआ, कुछ अलग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो किस प्रकार से निकालेंगे विभव प्रवणता को। तो देखो यहाँ पर कितना विभव का पतन हुआ है वो हमारे को देखना है। तो मान लेते हैं यहाँ का विभव का पतन हुआ है हमारा VAB, और बट्टा कितने लंबाई में, लंबाई तो हमारी कितनी होगी, कैपिटल एल मानो या स्मॉल एल मानो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए और बी के मध्य विभव में पतन होगी। इतनी कोई डाउट वाली बात है नहीं है ना, कोई डाउट वाली बात, ठीक है। VAB बटा एल हो गया, ये हमारा क्या है, एल लंबाई में, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, एल लंबाई में विभव का पतन, एल लंबाई में विभव का पतन, एल लंबाई विभव का पतन कितना होगा, विभव का पतन वो हो जाएगा आपका VAB। पहले हम क्या करते थे, एल लंबाई विभव का पतन को हम क्या लिखते थे, Ep लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता था, यहाँ पर हमारा कोई प्रतिरोध नहीं होता था, रियोस्टेट का प्रतिरोध हम नगण्य मानते थे, ठीक है। इसका तार का प्रतिरोध भी हम नगण्य मानते थे, ठीक है। इस वजह से धारा जो आपका विद्युत वाहक बल है
इस बैटरी का वो सारा यहीं पर तो खपत होता, क्योंकि यहाँ पर तार है आपका, तो यहीं पर हमारा क्या होता, सारे विभव का पतन होता। तो इस वजह से यहाँ पर हम सीधा ईपी लिख देते, लेकिन यहाँ पर अब ईपी नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो मतलब एक आपको ध्यान रखना है, जैसे नोट्स के अंदर कर रखा है ना, वहां पर थोड़ी बहुत मतलब मिस्टेक कर रखी है वहां पर, तो आपको ऐसा नहीं करना, मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसा आपको करना है, ठीक है। इसको लिखना है, तो फाइव बराबर हो गया वी ए बी अपॉन एल, मतलब एल लंबे विभव का पतन हो गया आपका वी ए बी। पहले इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, एल लंबे विभव का पतन हो गया वी ए बी, तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई में हो जाएगा आपका, एकांक लंबाई में विभव का पतन, तो एकांक लंबाई में विभव का पतन कितना होगा, एकांक लंबाई में विभव का पतन होगा VAB बटा L, और एकांक लंबाई विभव का पतन को हम क्या लिखते हैं, फाइव, तो फाइव बराबर क्या है VAB बटा L, ठीक है। तो अब हमारे को मान किसका चाहिए, अभी हमारे क्या मतलब विभव प्रणता आगे नहीं आई, तो यहाँ पर हमारे क्या करना पड़ेगा, विभव प्रणता निकालना पड़ेगा। तो VAB का मान लिखो, तो VAB का मान कैसे आएगा, तो VAB इसका मान कैसे आएगा, ये आपका एक तार है, तो इस तार का विभव हम कैसे निकालें, इसका प्रतिरोध है, मान लो ये एक तार है, इसका प्रतिरोध अभी हमने तो ऐसे कर नहीं रखा है, लेकिन फिर भी प्रतिरोध हो, तो इसका वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसमें प्रवाहित धारा I को अगर हम R इसके प्रतिरोध से गुणा कर दे तो ये बराबर क्या होता है IR, तो अगर ऐसा कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है आपकी I, धारा कैसे प्रवाहित होगी, ये बैटरी है तो धारा ऐसी चलेगी, यहाँ पर ये धारा यहाँ से I प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या आएगा हमारे पास में IR डैश में इसको लिख सकता हूँ बटा L, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या भाई, ये यहाँ से A से B तक मध्य हमारे को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो वो क्या हम कैसे निकालेंगे, इसमें इस तार में प्रवाहित धारा I और यहाँ का जो प्रतिरोध है R उसको गुणा कर देंगे, ओम के नियम से हमें पता है, तो हमारे क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। अभी हमारे क्या यहाँ पर जो विभव प्रणता वो आगे नहीं आई, अभी हमारे को क्या करना पड़ेगा, I का मान भी लिखना पड़ेगा, तो I का मान हम कैसे लिखेंगे, तो इस पूरे परिपथ के लिए या तो आप लगाओ किरचॉफ का नियम, पूरे परिपथ के लिए आप क्या लगाओ, या तो आप किरचॉफ का नियम, तो इसमें आप लिख लो किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखो, मैं जैसे अभी करवा रहा हूं ना वैसे आपको कॉपी के अंदर करना है, वहां पर नोट्स है वहां पर थोड़े से मिस्टेक कर रखे हैं, ठीक है, तो आपको उसको सही करना। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगो, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि यहाँ पर धारा इस प्रकार चल रही है, तो यहाँ पर बात करते हैं पहले यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस से किसकी तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। जब भी हम निम्न से उच्च विभव की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आओ, कोई प्रतिरोध नहीं है, फिर ए और बी के मध्य एक प्रतिरोध लगा हुआ, ठीक है, आर डैश है, इसका मतलब यहाँ पर विभव का पतन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो धारा इस प्रकार से चल रही है, तो यहाँ पर देखो प्रतिरोध है, तो धारा इस प्रकार चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च विभव होगा, और प्रतिरोध की वजह से कुछ विभव यहाँ पर पतन हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर निम्न विभव, मतलब हम कैसे चल रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उच्च से निम्न की तरफ, मतलब माइनस आएगा, तो ये लिख लो माइनस का आई, और कौन सा प्रतिरोध है, आर डैश, तो ये आर डैश लिख लिया। फिर यहाँ पर आओ, कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ पर आओ, ये प्रतिरोध आ गया, धारा आपकी इस प्रकार चल रही है, धारा इस प्रकार चल रही है, मतलब यहाँ पर आपका जो विभव कुछ ज्यादा होगा, लेकिन प्रतिरोध की वजह से यहाँ पर आता है कुछ कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उच्च से फिर किस में जा रहे हो, उच्च से किस में जा रहे हो, आप निम्न में जा रहे हो, उच्च से निम्न में जा रहे हो, तो इसका मतलब फिर से ये आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखो, माइनस का आई आर लिख दोगे। फिर आगे आओ, यहाँ पर फिर से आप क्या करोगे, उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, तो फिर से आप क्या लिखो, माइनस का आई स्मॉल आर, और बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इतनी तो है आपका विभव, ठीक है। नोट्स के अंदर आपके यहाँ पर माइनस का VAB कर रखा है, वो मतलब गलती से वहां पर लिख रखा है उस नोट्स के अंदर, वो सही नहीं है, आपको सही करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे को किसकी आवश्यकता, हम ये किरचॉफ का द्वितीय नियम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे को फाई की आवश्यकता है, विभव प्रवणता की आवश्यकता है, विभव प्रवणता के लिए VAB बटा L की, VAB क्या है आपका IR डैश है ना यहाँ पर, तो मतलब हमारे को I की आवश्यकता है, तो I की आवश्यकता, धारा की आवश्यकता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया। इसको हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अभी उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमने किया। अब यहाँ पर देखो I को ले लो, तो क्या हो जाएगा, EP माइनस का I को ले लिया, तो R डैश माइनस का R, सॉरी प्लस का माइनस को मिलेगा ना, तो प्लस का R, और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, EP बराबर हो जाएगा आपका I R डैश प्लस R प्लस स्मॉल r बराबर 0। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो हो गया नहीं, बराबर कर दिया, तो I बराबर हो जाएगा आपका EP अपॉन क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R प्लस R। तो हमारे पास में I का मान आ गया, तो क्या हमारे पास विभव प्रणता नहीं आएगी, आ जाएगी, क्या आ जाएगी, I बराबर क्या हो जाएगा, I का मान रख दो, I का मान क्या है, I का मान है EP अपॉन R डैश प्लस R और R डैश अपॉन L। ये आ गई हमारे पास में विभव प्रवणता, कब,
ये विभव प्रणता तब आएगी जब हमारे पास में तार का प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध दे रखा है और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। बिल्कुल आसान है। हमारे को मतलब क्या है, विभव प्रणता हमारे को ए और बी के मध्य ज्ञात करनी होती है ना। जब ये यहाँ पर ये लगा देंगे, प्रतिरोध वगैरह लगा देंगे, तो हमारे को क्या यहाँ पर ईपी मिलेगा, ईपी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर वीएबी किया है। और वीएबी किया तो हम उसको लिख सकते हैं कि अगर वीएबी क्या है, वी और ए और बी के मध्य वोल्टेज क्या है, इसमें प्रवाहित धारा आई और इसका प्रतिरोध आपका अगर लिख दो, गुणा कर दो तो आपको वीएबी मिल जाएगा। वही हमने किया, लेकिन हमारे को आई की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आई ज्ञात करने के लिए हमने वापस से क्या कर लिया, ये मान यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अब आप इसमें ये भी लगा सकते हो कि इसमें अगर आपको धारा चेक करनी है, पूरे के अंदर धारा कितनी होगी, तो ओम का नियम क्या है, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है, होता है ना यहाँ पर। तो इसमें पूरे में धारा आपको चेक करनी है कि कितनी धारा बह रही है। धारा के लिए क्या होता है, धारा बराबर होता है आपका कुल विद्युत बल बटा कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत बल बटा कुल प्रतिरोध। ये जो सेलों के पड़े, सेल है, सेल के अंदर हमने पढ़ा है, अगर सेल सारे जो प्रतिरोध है वो सारे श्रेणी क्रम में हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है वहां पर, तो कुल विद्युत बल कितना है इसका, ईपीए बटा कुल प्रतिरोध कितने हैं, एक आपका आर डैश हो गया, एक हो गया आपका आर और एक हो गया स्मॉल आर। इस प्रकार से भी आई का मान निकाल सकते हो। ये हमारा आई का मान ये वो हमने किससे निकाला है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से निकाला है, ठीक है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। और ये हमारा आई का मान निकलेगा तो यहाँ पर रख दो तो आपका क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो आपको ऐसे करने, अगर मान लो आपको ये धारा नियंत्रक वाला प्रतिरोध नहीं दिखेगा तो आप इसको हटा दो। और एक बात यहाँ पर ध्यान देना है इस वाले के अंदर कि यहाँ पर देखो ऊपर भी आपका तार का प्रतिरोध है और नीचे भी देखो यहाँ पर तार का प्रतिरोध, मतलब ऊपर आपको तार का प्रतिरोध लिखना है, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर ये आर कर दो या फिर ये स्मॉल आर कर दो, ऊपर आपको तार का प्रतिरोध निकालना है, क्योंकि विभव प्रणता किसके लिए निकाल रहे हो, तार के लिए निकाल रहे हो। तो आपका ये मान याद रखो तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में या आपको आंतरिक प्रतिरोध भी दे दी जाएगा, धारा नियंत्रक का भी प्रतिरोध दे दी जाएगा, तार का भी प्रतिरोध दे दिया जाएगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार से करोगे। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने अभी करवाया है उसी प्रकार से आपको ये अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर करना है आपको, ठीक है, समझे आप। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना विभव मापी की सहायता से, देखो अल्प प्रतिरोध ज्ञात करते हैं विभव मापी की सहायता से। सबसे पहले हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, एक तो बात यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए कि अगर हमारे को अज्ञात विद्युत बल ज्ञात करना होता था तो हमारे को एक ज्ञात विद्युत बल की आवश्यकता थी। उसी प्रकार से अगर हमारे को एक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसका मतलब हमारे को किसकी आवश्यकता होगी, एक ज्ञात प्रतिरोध की आवश्यकता थी। पिछला जो हमारा वीडियो था ना उसमें हमने एक आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया था, किसके, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को है वो ज्ञात है किया था। लेकिन इस बार हम ज्ञात कर रहे हैं अल्प प्रतिरोध को ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्प प्रतिरोध को हम ज्ञात करेंगे, देखो किस प्रकार से ज्ञात, उसके लिए हमारे को पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम में वो बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम हम बनाते हैं। डायग्राम के अंदर देखो सबसे पहले हम प्राथमिक परिपथ बनाएंगे, वो तो आपको सबको पता है किस प्रकार से बनाते हैं प्राथमिक परिपथ। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वो अभी आंतरिक प्रतिरोध वगैरह कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया एक रियोस्टेट, फिर यहाँ पर ये आपका 10 मीटर लंबा तार हो गया, 10 मीटर तो नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, एल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कुंजी भी लगा दो, कुंजी को बंद भी कर दो, क्या पता बाद में हो जाए। और ये रियोस्टेट हो गया आपका, इसको RH1 देना पड़ेगा, इस बार 2 रियोस्टेट लगाने पड़ेंगे, 2 धारा नियंत्रक लगाने पड़ेंगे। ये हो गया इसका वोल्टेज हो गया ईपी, ठीक है, ए और बी हो गया। अब देखो ये भाई प्राथमिक परिपथ तो सब बिल्कुल आसान है, आपको सबको पता है क्या क्या करना है हमारे को, लेकिन द्वितीय परिपथ आपको अच्छे से समझना। देखो क्या करें, हमारे को ज्ञात करना है अल्प प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध नहीं ज्ञात करना, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। तो उसके लिए देखो हमारे को कुछ इस प्रकार का द्वितीय परिपथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हम लेंगे इस प्रकार से एक प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध ले लिया, ज्ञात प्रतिरोध। फिर हम यहां पर लेंगे एक अल्प प्रतिरोध, ये जो स्मॉल आर है वो आपकी क्या है, अल्प प्रतिरोध है। एक है आपका कैपिटल आर जो आपका है ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। क्या हमारे को यहाँ से संतुलन की अवस्था मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी, बैटरी नहीं मिली है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ का वोल्टेज बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो अभी हम लगाएंगे। अब देखो इस प्रकार से हमने ज्ञात प्रतिरोध, आर क्या आपका कैपिटल आर क्या ज्ञात है, और स्मॉल आर क्या, स्मॉल आर है आपका अल्प प्रतिरोध। अब यहाँ पर एक बीच में हम एक तार और लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो परिपथ है अभी भी हम संतुलन की अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते, तो यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, एक सेल को जोड़ देंगे। देखो ये आपको द्वितीय परिपथ अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसी ये जो इस प्रकार से बनाया उसी वजह से हम अल्प प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये हमने एक यहाँ पर सेल लगा दिया, ठीक है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो एक बार के लिए हम नगण्य मान लेते हैं और इसका विद्युत आगमन मान लेते हैं क्या है, ई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे एक धारा नियंत्रक। यहाँ पर पहले कुंजी लगा देता हूं मैं, कुंजी के, यहाँ पर भी एक है ना, इसको कुंजी K1 दे दो, इसको कुंजी दे दो K2, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर इस प्रकार से एक धारा नियंत्रक पहले लगा देंगे। चलो धारा नियंत्रक लगा देते हैं, ये लो धारा नियंत्रक लगा दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को, जो ये तार लिया ना हमने, देखो ये तार बनाया, यहाँ पर इस प्रकार से एक तार लिया, इस वाले जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम दे देंगे एक्स नाम। क्या दे देंगे, एक्स, ठीक है, एक्स नाम दे दिया। ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देंगे हम वाई, और ये वाला पॉइंट है उसको नाम दे देंगे हम जेड। इस जेड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जेड से हम जोड़ देंगे एक धारामापी को। किसको जोड़ देंगे, धारामापी को, और वो हमारे को स्थिति बता देगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी नीचे वाला परिपथ भी पूरा नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट इससे जोड़ देंगे, इस वाले भाग से, तो इस वाले भाग से हमने जोड़ दिया, किससे, वाई से, ठीक है। वाई पर एक पॉइंट है, और ये रियोस्टेट 1 दिया तो इसको रियोस्टेट 2 दे दिया। देखो ये डायग्राम थोड़ा सा इसमें द्वितीय परिपथ में आपको समझना जरूरी है, ठीक है। 2-3 बार आप जब क्या करोगे, रब के अंदर करोगे ना, तब आपको आसानी से पता चल जाएगा। हमने पहले द्वितीय परिपथ में ये बनाया, एक ज्ञात प्रतिरोध, एक अल्प प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पर इन ज्ञात और अज्ञात के बीच में एक जो अल्प प्रतिरोध है उनके बीच में हमने एक तार जोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है, क्योंकि बिना बैटरी के तो हम यहाँ पर संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर हमने दूसरा एक रियोस्टेट लगे। अब ये बार बार हम रियोस्टेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब आपको अलग अलग मानों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अलग अलग मान पर, मतलब आप रियोस्टेट का मान अलग करोगे, ठीक है, तब आपको अलग अलग मान है वो आपको क्या मिलेंगे, इससे अल्प प्रतिरोध के मिलेंगे। उन सबको आपको औसत लेना पड़ता है, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाती है इस वजह से। तो यहाँ पर हमारे क्या करना पड़ता है, अलग अलग मान लेने पड़ते हैं, इसलिए हमें रियोस्टेट अलग अलग यहाँ पर लेने पड़ते हैं, 1 2 3 4 जितने भी है वो लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 रियोस्टेट लिए। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, K1 और K2 कुंजी को तो हमने बंद कर दिया। K1 और K2 कुंजी को बंद करते हुए हम X और Z को जोड़ेंगे, X व Z को जोड़ने पर दिख रहा है X और Z कौन सा, ये और ये, इन दोनों को अगर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये परिपथ कुछ इस प्रकार से आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से परिपथ पूरा हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो परिपथ पूरा होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज कुछ हमारे को यहाँ पर ये जो ये ई वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपकी धारा प्रवाहित होती रहेगी ना। अब यहाँ पर आपकी धारा प्रवाहित होती रहेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको टोटल है वो पूरा ई नहीं मिलेगा, मतलब आपको संतुलन की अवस्था यहाँ पर जो मिलेगी, मान लेते हैं संतुलन की अवस्था मिलेगी हमारे को L1 दूरी पर, ठीक है। तो L1 दूरी पर मिलेगी, तो L1 दूरी पर आप ये नहीं लिख सकते हो कि L1 दूरी पर जितना विभव है उतना ही ये ई विभव है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने परिपथ ये चालू कर रखा है, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध भी है, और वो प्रतिरोध क्या कर देगा, वो वोल्टेज यहाँ पर ई नहीं रहने देगा, वो क्या कर देगा, इसको V बना देगा। ई नहीं रहने देगा, वो क्या कर देगा, V बना देगा, मान लो V1 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने अभी XZ को जोड़ा है, इसको Y को नहीं जोड़ा है, Y को अगर जोड़ देंगे तो फिर हमारा ये मतलब क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, ये जो स्मॉल r वो सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो पहले हमने XZ को जोड़ा, XZ को जोड़ दिया, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास में विभवांतर V1 आया, और वो किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है, यहाँ की विभव प्रवणता हाई और इनटू क्या हो जाएगा, L1। यहाँ पर देखो हमने V1 निकाला है, ठीक है, क्या निकाला है, V1 निकाला। E क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये परिपथ है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वो यहाँ के वोल्टेज के बराबर कब होता है, जब यहाँ पर ये सारा ये झंझट है वो होता ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। सीधा ये मतलब यहाँ पर क्या लगा होता है, आपका एक बैटरी लगी होती है, यहाँ पर ये जो सेल लगा होता है, तो यहाँ का जो ई है वही यहाँ पर ई हुआ, लेकिन यहाँ पर ये प्रतिरोध वो क्या कर देगा, कुछ कम कर देगा, ठीक है। तो कुछ कम करने की वजह से हमारे को ई नहीं मिलेगा, हमारे को क्या मिलेगा, वी मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो ये V1 बराबर भी आप क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पर आपका प्रतिरोध कितना है, V1 बराबर लिख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रतिरोध है वो आपका क्या है, इस वाले परिपथ में XZ, ये वाला जो परिपथ है इसमें आपका प्रतिरोध है धारा I और प्रतिरोध है आपका केवल R, ठीक है। स्मॉल r इस परिपथ में नहीं। जब XZ को जोड़ोगे ना, X और Z को, Y को नहीं जोड़ना, ZY को नहीं जोड़ना, ठीक है, केवल XZ को जोड़ना है। तो XZ को जोड़ोगे तो इस परिपथ में आपका केवल रहेगा कैपिटल R रहेगा, स्मॉल r नहीं रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस वाले परिपथ में आपका वो कौन सा रहेगा, ये स्मॉल r है, कैपिटल R है वो रहेगा। V1 बराबर आप I R भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख दो
आई आर बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू L1। अब इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, किसको जोड़ेंगे, जेड वाई को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, जेड वाई को। लेकिन ध्यान रखना है जेड व वाई को जोड़ने पर, जेड व वाई को जोड़ने पर, लेकिन एक्स और जेड को भी जोड़ते हुए रखना है। ऐसे नहीं कि एक्स जेड को हटा देना है। तो एक्स जेड को भी आपको नहीं हटाना, आपको क्या करना है, एक्स जेड को भी जोड़ते हुए रखना है और वाई जेड को भी जोड़ते हुए रखना है। तो जब एक्स जेड को जोड़ दोगे, वाई जेड को जोड़ दोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आपका ये पूरा परिपथ कार्य आ रहा है, काम में आ रहा है। ठीक है, पहले जब आपने एक्स जेड जोड़ा था ना, तब ये वाला पार्ट काम ही नहीं आ रहा था। ठीक है, केवल कौन सा पार्ट काम आ रहा था, ये वाला पार्ट काम में आ रहा था। लेकिन जैसे आपने जेड वाई को भी जोड़ दिया था, अब पूरा परिपथ काम में आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे, अब आपको कुछ ना कुछ अलग वोल्टेज मिलेगा ना, अलग वोल्टेज पर आपको क्या मिलेगी, संतुलन की अवस्था मिलेगी। तो मान लो आपको कितने पर मिली, जो दूसरी है वो संतुलन की अवस्था, वो L2 दूरी पर मिली। क्यों मिली L2 दूरी पर, क्योंकि पहले जब आपने क्या किया, जब ये एक्स जेड को जोड़ा, एक्स जेड को जोड़ा, तब आपको यहाँ पर क्या हुआ, इसमें एक प्रतिरोध कैपिटल आर था, वही काम में आ रहा था। इस वजह से आपको कुछ वोल्टेज वो मिला। ठीक है, जब ये आ रहा था प्रतिरोध काम में, तब मान लो 5 वोल्ट मिला, तब हमने यहाँ पर 5 वोल्ट के आधार पर यहाँ पर ये संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, एक्स जेड और जेड वाई दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है वो क्या करेगा, वोल्टेज को खपत कर देगा। तो हमारे को 5 वोल्ट नहीं 4.5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्रतिरोध है वो क्या कर देगा, यहाँ पर वोल्टेज को कम कर देगा। इस वजह से हमारे को संतुलन की अवस्था 4.5 वोल्ट में मिलेगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग हमारे को वोल्टेज मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे V2, और V2 किसके बराबर होगा, 5 इंटू L2 के। इसमें कोई कंफ्यूजन, पहले हमने V1 निकाला, फिर हमने V2 निकाला। V1 है वो कब निकाला, जब x और z को जोड़ा। x z को जोड़ेंगे तो x z को जोड़ते ही यहाँ पर आपका एक ही प्रतिरोध कार्य करेगा, वो होगा कैपिटल R, और कैपिटल R को तो हमने यहाँ पर V1 निकाल दिया। ठीक है, और V1 हमें पता है ये इस परिपथ के अंदर है, ये तो काम में नहीं आ रहा, तो इस परिपथ के अंदर है वो आपका केवल एक R है। तो ओम के नियम से आप V बराबर क्या लिख सकते हो, I R लिख सकते हो। ठीक है, V2 बराबर हो गया 5 इंटू L2। अब V2 बराबर क्या रखोगे, तो V2 कब आया, जब आपका ये पूरा परिपथ काम में था। तो पूरे परिपथ में, तो इसमें अगर आप धारा निकालोगे, धारा कैसे निकालोगे, कुल विद्युत वाहक बल, इसमें कितना है विद्युत, मतलब कुल विद्युत वाहक बल, चलो वो एक बार रहने दो, मतलब कुल विद्युत वाहक बल नहीं, आपको V2 चाहिए। ठीक है, तो कुल विद्युत वाहक बल V2 है, या इससे आप निकालो V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आपकी I। ठीक है, और इसमें टोटल प्रतिरोध कितने हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। तो कैपिटल R और स्मॉल r, ये हो गया आपके V2 का मान हो गया। ठीक है, V1 में कैसा है आपका I R है, यहाँ पर प्लस स्मॉल r क्यों नहीं आया, क्योंकि प्लस स्मॉल r क्यों इसलिए नहीं आया, क्योंकि उस समय z और y नहीं जुड़े हुए, तो ये काम में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे हमने z और y जोड़ दिए, तो अब आपका इस परिपथ के अंदर कैपिटल R भी काम में आ रहा है, स्मॉल r भी काम में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारे को V2 बराबर क्या लिखना पड़ा, I R प्लस R लिखना पड़ा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दो मान I R प्लस R, और बराबर हो जाएगा 5 इंटू L2। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1/2 करो, तो 1/2 करो तो आई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा R बटा R प्लस R, और बराबर 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा L1 बटा L2। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं वैसे, ताकि हमारे आसानी रहे। उल्टा करेंगे क्या आएगा, L2 बटा L1 बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा करते हैं चलो इसको, R प्लस R बटा R बराबर L2 बटा L1 हो गया। ठीक है, हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r आपका क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है ना, अज्ञात अल्प प्रतिरोध है। तो स्मॉल r चाहिए, तो कैसे निकालोगे स्मॉल r को, तो यहाँ पर आप क्या करो, r को भाग दे दो नीचे, तो क्या आएगा 1 प्लस r बटा r, क्या जाएगा ना 1 प्लस r बटा r बराबर क्या हो जाएगा L2 L1। अब इसको उस साइड भेज दो, 1 को उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका 1 को उस साइड भेजोगे तो r बटा r बराबर क्या हो जाएगा L2 बटा L1 माइनस का 1, और अब क्या हो जाएगा नीचे वाले जो कैपिटल R है उसको साइड भेज दो फिर से, तो R बराबर हो जाएगा आपका L2 बटा L1 माइनस का 1 और कैपिटल R। ये आ गया आपका अल्प प्रतिरोध। अब ये जो हमने आंतरिक प्रतिरोध निकाला ना, उसमें से बस थोड़ा सा परिवर्तन है। जो आंतरिक प्रतिरोध निकला था उसमें हमारा मान आया था R बराबर L1 बटा L2 माइनस का 1 R, ये आया था फॉर्मूला। और इसमें अल्प प्रतिरोध में क्या आया था, वैसे अल्प प्रतिरोध में अंतर है कि यहाँ पर ऊपर L1 की जगह यहाँ पर क्या आ गया L2 आ गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा हमारे को फॉर्मूला काम में लेना है। दोनों फॉर्मूले एक जैसे है, बस आपको इनको अच्छे से समझना है, वापस समझना है तो एक बार फिर से देख लेना, आपको अच्छे से वो पता चल जाएगा। बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।